हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो गया है, या जो भी जिस स्टेट से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, जितने भी स्टेट के पॉलिटेक्निक कॉलेज है या दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, ये जो सब्जेक्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सेमेस्टर में तो आपको पढ़ना ही है, खास करके सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसके मैक्सिमम एप्लीकेशन सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल को पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड फिजिक्स का एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़ें, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, ओस मशीन्स, ओसीएफ, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। डिजाइन पढ़ना है, ट्रसेस पढ़ना है। तो सारे किसके एप्लीकेशंस है? फिजिक्स के एप्लीकेशंस है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस है। तो बेसिकली ये सिविल और मैकेनिकल को ही पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है। दिल्ली पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान रहे कि एक एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, ताकि कहीं भी कोई चीज़ें आपसे मिस ना हो। अगर अभी से आपने 3 साल मेहनत नहीं किया तो आपका फ्यूचर वही होगा जो 10th 12th और इंजीनियरिंग करने के बाद लड़कों सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार गाइड करता हूं कि आप पढ़ें, क्योंकि हमें नॉलेज है। हम अपने एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहे हैं कि मॉड्यूलेशंस के जो टीम है वो बेहतर टीम है। हर चीज़ आपसे ओपन करके हम लोग रख रहे हैं, चाहे वो हर फैकल्टी का डेमो हो। हमने ऐप पे डेमो फ्री रखा है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के जो बेसिक है, कॉलेज में जाने से पहले आप ये पढ़ लें, नहीं तो फिर आप अफसोस करेंगे। क्योंकि जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स है वो इसके एप्लीकेशंस है। पढ़ना स्टार्ट कर दें, चुकना नहीं है, तभी आपके एप्लीकेशन समझ में आएंगे। खास करके मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम एजाज है, आप जानते ही हैं। मेरा मास्टर इन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल में है और एजुकेशन जामिया से है, तो मुझे सब चीज़ का पता है कि कैसे क्या करना है। इसलिए मैं पूरी कॉन्फिडेंस से ये आपको बताता हूँ, या कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। दिल्ली में ही मैक्सिमम है, रेलवे में है, एसएससी जेई के थ्रू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पीएसयूज में है। आपको भी पता लगेगा। इसलिए मैं ला रहा हूँ आपके लिए 6 महीना के अंदर मॉड्यूल कोर्स जो आपको देगा गवर्नमेंट जॉब का गारंटी। वो कोर्स आप पढ़ लेंगे, आपका जॉब होना ही है। लेकिन मॉड्यूल कोर्स से पहले आपको अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। अभी से आप बात मान लीजिए, लीट में उसका एप्लीकेशन है, हर जगह एप्लीकेशन है, आप पढ़ लें। चाहे आपको किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, उनको सेमेस्टर में पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, आप पढ़ लें इन सब्जेक्ट को लेके। इसलिए बड़ी कम प्राइस पे कोर्सेज लॉन्च किया गया है, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता है। समझ रहे हैं? तो आप अच्छे से पढ़ें, तभी आप जाके अच्छा कर सकते हैं। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करके पढ़ते जाएं, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। आपके जो कॉलेज में एडमिशन हुए, काफ़ी फ़ी कम है, उस कम फ़ी का एडवांटेज उठाइए। ऐसा ना हो कि मटर गश्ती में आपका टाइम निकल जाए और आप कुछ न कर पाएँ। तो ध्यान से आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको किन किन ब्रांच को पढ़ना है? सिविल मैकेनिकल को पहले पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ना है। आप बीटेक भी करेंगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट एक पढ़ना है। बीटेक भी आप करेंगे डिप्लोमा के बाद लीट के थ्रू, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। जब डिप्लोमा करने के बाद लीट का एग्जाम देंगे, वहाँ भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने कल लॉन्च किया तो उसमें बताया है। आप जॉब की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ना है। हर जगह आपको पढ़ना है, क्योंकि सारे फिजिक्स के पार्ट हैं, मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। इसीलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो डिप्लोमा होता है एक स्टैंडर्ड कोर्स माना जाता है, वो 12th स्टैंडर्ड कोर्स होता है। आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें समझ में ना आए और वहाँ डिप्रेशन से आप परेशान हो जाए। इसीलिए अभी टाइम है, ये मौका आपसे छूट ना जाए। इस टाइम का एडवांटेज उठाएं और कोर्सेज लेके पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। इस सेमेस्टर में भी आपको काम आएगा। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ ये बेसिक कोर्स है, सबको पढ़ना चाहिए, नहीं तो अफसोस होगा। क्योंकि कॉलेज में आप जानते हैं क्या होने वाला है।
बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन कॉलेजेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है। पास तो आप जरूर हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन पास होने से क्या सक्सेस मिल जाएगा? 10th में 12th में बहुत लड़के पास होते हैं, लेकिन क्या सब एक जैसे सब एक जगह पे पहुंच पाते हैं? नहीं, जो अच्छा पढ़ता है वहीं पहुंच पाता है। तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और फिर तैयारी करते रहें। तो ये सिविल और मैकेनिकल के लिए है बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जब आप लीड का एग्जाम देंगे, चाहे वो बच्चा कंप्यूटर का हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, जिस भी ब्रांच का हो लड़का, लेकिन लीड के थ्रू अगर बीटेक करना चाहता है डिप्लोमा करने के बाद, तो वहां भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सवाल पूछा जाता है, फिजिक्स से सवाल पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से सवाल पूछा जाता है। 100 क्वेश्चंस में इन 3 सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। अगर इसने आपने इन 3 सब्जेक्ट को कवर कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाना है। केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पता है चीजें कैसे लेके आगे बढ़ना। हम हवाई में बातें नहीं करते हैं, हम बाकियों की तरह नहीं करते हैं, प्रॉपर आपको सब चीज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लगे रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और मॉड्यूलेशंस के साथ जुड़े रहिए। हम हर एक क्वेश्चन का हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं और आपको प्रॉपर हम लोग गाइड भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे, यूनिट 1 क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ फोर्सेस। आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है एंड लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का वह पार्ट है, साइंस का वह पार्ट है जो बताता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उस बॉडी का जो बिहेवियर होगा फोर्स लगने के वजह से, चाहे वो डिफॉर्म करेगा या रिजिड रहेगा। डिफॉर्म करने का मतलब क्या होगा? हो सकता है डिफॉर्म मतलब उसके अंदर वो अपने उसके मॉलिक्यूल्स जो है अपने पोजीशन को चेंज करने लगे, लेकिन रिजिड बॉडी के अंदर पोजीशन चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो आप अगर दीवार को धक्का देंगे तो उस पर क्या लगाएंगे? फोर्सेज लगाएंगे, और ये बताएगा फोर्स कि वो दीवार आपके फोर्स के वजह से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिजिक्स ये बताता है टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस विल बी देयर। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज लगेगा उसकी टेंडेंसी क्या होगा, ये बताता है। दूसरा, मैकेनिक्स में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ फोर्सेज आप जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में भी पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा एडवांस पढ़ना होता है, एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ने होते हैं। तो फिजिक्स पढ़े रहेंगे तभी ये क्लियर होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेसिक्स क्लियर करें। वहाँ फैकल्टी कुछ और लिखेगा, आपके सर के ऊपर से जाएगा, आप कहेंगे कहाँ किस दुनिया में आ गए। टेंशन ना हो, इसीलिए पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें पढ़ना क्या है ये देख ले। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है मैंने बताया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साइंस और फिजिक्स का वह पार्ट है जो आपको बताता है कि फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी में चेंजेस किस तरह से होगा। वो मैकेनिक्स पूरी डिटेल्स में बाद में देखेंगे, सिलेबस का ओवरव्यू है। एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली 3 सेगमेंट में क्लासिफाइड होता है। मैकेनिक्स 3 सेगमेंट में क्लासिफाइड होता है। एक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बनता है, दूसरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बनता है, तीसरा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड बनता है। और ये तीनों सेगमेंट सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई, केमिकल को पढ़ना है। ध्यान से आप तैयारी करेंगे। आएगा आगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। अभी हमने बताया कि मैकेनिक्स की वजह से चाहे बॉडी का नेचर रिजिड होगा या डिफॉर्मेबल होगा। दिस विल बी द टेंडेंसी ऑफ द मैकेनिक्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि इससे आप टेंडेंसी पता कर सकते हैं। जैसे आपने रबड़ तो आप समझते हैं, आपने फोर्स लगा के रबड़ को खींचा और फिर छोड़ दिया तो रबड़ अपने ओरिजिनल पोजीशंस को गेन कर लेगा। तो इसे क्या कहेंगे आप? रिजिड या डिफॉर्मेबल। आप कहेंगे इस बॉडी का बिहेवियर क्या है? डिफॉर्मेबल है। लेकिन यहीं इस रिमोट की बात की जाए तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये रिजिड बिहेवियर का है। ठीक है, तो ये टेंडेंसी होता है मैकेनिक्स का।
आप समझ गए होंगे। अगला एप्लीकेशन है इंट्रोडक्शन टू फोर्स एंड इट्स यूनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्स के बेसिस पे ही, अगर फोर्स ना होता, फिजिक्स ना होता तो फोर्स ना होता, फोर्स ना होता तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हम नहीं पता कर पाते, अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हम नहीं पता करते तो एक्चुअल एप्लीकेशंस जो है फोर्स का हम पता नहीं कर पाते। फोर्स होगा एनर्जी डिफाइन होगा, फोर्स होगा वर्क डिफाइन होगा, फोर्स होगा पावर डिफाइन होगा, एवरीथिंग रोटेटेड अबाउट द फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। इंजीनियरिंग इज द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फोर्स एंड इट्स यूनिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फोर्स का यूनिट देखेंगे, पूरी डिटेल्स में देखेंगे। अगला क्या है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन व नोटेशंस। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप देख लें, आपको पढ़ना है फिजिक्स में। वेक्टर क्या होता है, बेसिकली ये बताता है आपको कि अगर कोई क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कि नहीं। अगर फोर्स की बात करें तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अनुसार आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा जाए तो आप क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और एक्सेलरेशन ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवेबल है तो जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शंस में लगेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताता है कि एक मैग्नीट्यूड भी है और एप्लीकेशंस उसका उसी डायरेक्शंस में होगा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस नोटेशंस कहलाता है। अगला यूनिट है इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बेसिस पे ही आप क्लासिफाई करेंगे टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट को। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, कैसे फोर्स ट्रांसमिट करता है वो देखेंगे। फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जैसे लामीज थ्योरम आप पढ़ेंगे, दिस इज द फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम लामीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। जैसे फोर्स सिस्टम में पढ़ेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कॉन्करेंट, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए, ये तभी पता लगेगा जब फोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। और फोर्स कहाँ पे पढ़ना है, फिजिक्स में। इसीलिए मैं कॉलेज में जाने से पहले आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ और ये अवेयर कराना चाह रहा हूँ कि आपको देखिए पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ पास होने से क्या मतलब, पास बहुत लोग होता है, डिप्लोमा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लाखों स्टूडेंट्स हर साल डिप्लोमा कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है। जॉब लिमिटेड है, लाख स्टूडेंट हैं, 10,000 गवर्नमेंट जॉब है, उसमें से आपको निकलना है। आप चुन लीजिए कि आपके लिए क्या रास्ता सही है, पास होना या कॉन्सेप्ट के साथ पास होना। उस 10,000 में से अगर आपका भी नाम आए, अभी से तैयार हो जाइए पढ़ना। समझ गए। अगला देखते हैं, अगला यूनिट उसी का है, यूनिट का कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स को कैसे आप तोड़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इंक्लाइन, तो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे आप फोर्सेस को तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक फोर्स आप यहाँ पे लग रहा है, तो ये फोर्स है और ये किस एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, इसे आप Fx कहेंगे और इसे आप क्या कहेंगे, Fy कहेंगे। Fx इक्वल टू आप कहेंगे F cos थीटा और Fy इक्वल टू कहेंगे F sin थीटा। ये तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। अभी मैंने नाम बोला आपसे इससे जस्ट पहले कि फोर्स सिस्टम में कोप्लेनर, कॉन्करेंट, करंट, देखिए सब आएगा, हमें पता है कैसे। देखिए कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, पैरेलल, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम कैसे आया, मैंने जो बातें पहले बोला अभी आया, तो इस तरह से होता है। अब यहाँ है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में तो ही पढ़ना है कि वेक्टर एडिशंस में ट्रायंगल लॉ का क्या रोल होता है और इस पे फोर्सेस का क्या इंप्लीमेंट है। पैरेललोग्राम लॉ से कैसे फोर्सेस को आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन्स लॉ, ये वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो द रिप्रेजेंटेशन विल बी देयर। ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने बोला लामीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल न्यूमेरिकल ओनली। लामीज थ्योरम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लामीज थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स मान लीजिए किसी डायरेक्शंस में लग रहा है, ये मान लीजिए इस तरह के फोर्सेस लग रहा है,
तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ थीटा, मान लीजिए θ1 होगा, यहाँ θ2 मान लीजिए, और ये θ3 मान लीजिए। किसी पॉइंट पे अगर 3 डायरेक्शंस में पॉइंटेज लग रहा है, फोर्सेज लग रहा है, तो ये लामी थ्योरम कहलाता है, जिसे ट्रस के प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है और ये F3 लग रहा है, तो लामीस थ्योरम क्या कहता है, ये फोर्स के साइन के थीटा, ये साइन F1 डिवाइडेड बाई साइन θ3, फोर्स के सामने वाला एंगल लेंगे इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला एंगल क्या है, θ1, साइन θ1 लेंगे, और F3 के एंगल क्या है, F3 साइन θ2 है। ये कहलाता है फोर्सेस का साइन लॉ कहा जाता है इसे कहते हैं आप लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम। और इसे फोर्सेस का आप क्या कहते हैं, साइन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये साइन का फंक्शन होता है। अगर आप बोलिए किसी इसमें से 2 दिया हो, मान लीजिए F1 का वैल्यू पता हो, F2 का वैल्यू पता हो, अगर F3 पता निकालना हो, θ1 θ2 दिया हो रेस्पेक्टिव, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैं तो आसानी से सॉल्व कर दूंगा। दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स एंड दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। सिंपल सा है, सिंपल नोमरिकल एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब नोमरिकल। अगला है इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रिएंट ऑफ फोर्सेस सिस्टम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जैसे टेंशन लग रहा है, कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओनली। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आपको फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि फोर्स को सिंपली रिप्रेजेंट कर देना। क्या कहलाता है, फोर्स को सिंपली रिप्रेजेंट कर देना फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, FBD जिसे आप कहते हैं। इसे भी पढ़ना है। अगला यूनिट है मोशन ऑफ फोर्सेस, जो आपको फिजिक्स में तो बड़ी क्लियरली पढ़ना है। मोशन ऑफ फोर्सेस यानी मोमेंट ऑफ फोर्सेस। मोमेंट देखिए, अगर फोर्स क्लियर होगा तभी मोमेंट को आप पढ़ सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो तो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे आप मोमेंट कहेंगे। और मोमेंट बेसिकली आप देखेंगे अलग अलग होता है, इसके एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे आगे। बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंट पढ़ेंगे, हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो आप मोमेंट ऑफ फोर्सेस पढ़ना है। यहाँ पे मोमेंट कहने का मतलब इंट्रोडक्शन टू मोमेंट एंड इट्स यूनिट। जैसे मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस L है और इस पे एक फोर्स लग रहा है F। आपसे बोला जाए इसका मोमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट को किससे इंडिकेट किया जाता है, M से, F इनटू L कहेंगे। और इसका यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो आप कहेंगे मोमेंट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ऐसा यूनिट कहलाता है। CGS यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये तभी न्यूटन डाइन समझ पाएंगे जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा सही से। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, इसीलिए मुझे उतरना पड़ा ताकि मैं हर चीज क्लैरिफाई कर दूं आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। साइन कन्वेंशन पढ़ना है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट होगा तो साइन कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो साइन कैसे लेंगे, वहाँ पे बीम पे फोर्सेज लगेगा तो कैसे लेंगे, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, सारे मोमेंट से क्वेश्चन है। वेरिग्नॉन्स थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, वेरिग्नॉन्स थ्योरम आप पढ़ेंगे, ये मोमेंट्स का ही प्रिंसिपल है। इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लेन जिसमें एक ही प्लेन में फोर्सेज लगता हो लेकिन एक ही पॉइंट पे लगता हो। कॉन्करेंट का मतलब होता है जितने भी सिस्टम में फोर्सेज लगते हो वो एक पॉइंट पे लगता हो लेकिन एक ही प्लेन में हो। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है आपका, ये XY प्लेन है, ये आपका Y है, ये X है, ये X माइनस, ये XY प्लेन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फोर्सेज लग रहा है तो ये एक ही पॉइंट पे लगता हो लेकिन ये फोर्सेज एक ही प्लेन में हो, तो इस तरह के फोर्सेज को आप क्या कहेंगे, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस।
अगला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट कहाँ कहाँ पे है, जब आप बीम पढ़ेंगे सिविल वाले, खास करके मैकेनिकल वाले, तो वहाँ पे बीम के प्रॉब्लम को, जैसे पिलर देखते हैं, कॉलम आप देखते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस है मोमेंट के। जब तक आप मोमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक इन बीम को नहीं डिजाइन कर सकते हैं, पिलर को नहीं डिजाइन कर सकते हैं, बीइंग अ सिविल इंजीनियर और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। अगला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ कपल एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आपने मोमेंट सही से पढ़ लिया तो कपल और उसके एप्लीकेशंस को भी सही से आप पढ़ लेंगे। कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अगर किसी कंपोनेंट पे लगने लगे तो वो कपल जनरेट करता है। जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये एक सेगमेंट है और इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है। ये मान लीजिए F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है और इसका लेंथ क्या है, L है। तो आप कहेंगे ये दोनों फोर्स इक्वल हो, F1 और F2 इक्वल हो। मान लीजिए ये F1 का वैल्यू 5 न्यूटन हो और F2 का वैल्यू 10 न्यूटन हो, तो ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो और ये जब अपोजिट लगे, F1 F2 बराबर हो बट अपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और F2 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, आप कहेंगे ये जनरेट करेगा कपल। यानी कपल क्या होता है, मोमेंट का मोमेंट कपल कहलाता है, मोमेंट का मोमेंट कपल कहलाता है। और एग्जांपल से आप समझ लें, और मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक बीम है और यहाँ पे देखिए इस तरह के भी फोर्सेज लगेगा, इस पे मान लीजिए फोर्सेज ये लग रहा है और यहाँ पे फोर्सेज आपका ये लग रहा है, तो आप देखिए ये जनरेट कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस तरह से कपल जनरेट करेगा। तो ये कहलाता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अगर किसी सिस्टम पे लगने लगे तो वो कपल को डिफाइन करता है। क्लियर है? इंट्रोडक्शन टू लीवर एंड इट्स टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। लीवर रूल पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, ठीक। अगला है फ्रिक्शन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि अगर सिस्टम में फ्रिक्शन ना हो तो सिस्टम डिफाइनेबल नहीं है। अगर सिस्टम में फ्रिक्शन ना हो तो सिस्टम कभी भी डिफाइनेबल नहीं है। तो सिस्टम में फ्रिक्शंस बोला ये जाता है रियल कंडीशंस में। अगर सिस्टम में फ्रिक्शंस नहीं होता तो कोई भी सिस्टम रियल नहीं होता। और सिस्टम दो तरह का होता है, एक आइडियल सिस्टम और एक रियल सिस्टम। फ्रिक्शन किसी सिस्टम को रियल बनने पे मजबूर कर देता है। आप अगर सरफेस पे आसानी से चल पा रहे हैं तो ये सिर्फ फ्रिक्शंस का देन है। गाड़ी को रोड पे दौड़ा पा रहे हैं तो ये सिर्फ फ्रिक्शंस की वजह से है। मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ तो ये सिर्फ फ्रिक्शंस की वजह से है। यानी फ्रिक्शन किसी रियल सिस्टम को डिफाइन करता है। और अगर फ्रिक्शन है तो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, अगर फ्रिक्शन है तो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। और फ्रिक्शन तभी होगा जब फोर्स होगा। अगर किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ तो फ्रिक्शन डिफाइन नहीं होगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फ्रिक्शन मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है। मान लीजिए कि यहाँ एक सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक, ये रफ सरफेस है लाइक दैट, और इस पे आप फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं और इसका वेट मान लीजिए W है, तो इसके यहाँ पे F एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मान लीजिए F डैश। अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स लगता है जिसे आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो काफी इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन, इट्स रेलेवेंस इन द इंजीनियरिंग टाइप्स एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग में इसके क्या रोल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप देखेंगे विस्कोसिटी आगे पढ़ेंगे, सारे इसी के एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, ये सभी हमें बड़ी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स, नॉर्मल रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये सारे रिलेशंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सरफेस है और इस पे आपने किसी एक ब्लॉक को रख दिया और ये सरफेस यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, इसे आप कहते हैं एंगल ऑफ मैक्सिमम। इसका वेट होगा, मान लीजिए इसके पास मास m है तो इसका वेट W लगेगा और इसके यहाँ पर रिएक्शंस लगेगा,
यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जैसे आप रिएक्शन फोर्स Rn कहेंगे। अगर यहाँ पे ये फोर्स F लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा, इसके बीच एंगल बनेगा जिसे एंगल ऑफ फ्रिक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है। एंगल ऑफ यहीं पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मान लीजिए कि F फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होता है, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होता है म्यू n, यानी म्यू क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है और n क्या है नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन यानी ये वैल्यू कहलाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई बॉडी जस्ट मूव करने के कगार पे है, जैसे फ्रिक्शंस के टाइप्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन का है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, रुका हो, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक होगा। कोई वस्तु जस्ट मूव करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वहां पे लगेगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, उस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं या डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है, म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है और थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे tan इनवर्स म्यू। पता होनी चाहिए कि थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फंक्शन होता है। अगला यूनिट देखिए, यहाँ पे है इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में फ्रिक्शन होगा ऊपर वाला, ये सही है। नॉमरिकल देखना है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी लाइंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर रफ इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो फोर्स पैरेलल टू द प्लेन। इंक्लाइंड सिंपल नॉमरिकल प्रॉब्लम, लैडर की प्रॉब्लम, ये क्या है रफ इंक्लाइंड सरफेस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ सिलेबस को एनालाइज कराना चाह रहा हूँ कि अगर फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा, फोर्स वहीं पे पढ़ना है, फ्रिक्शन वहीं पे पढ़ना है, प्रेशर वहीं पे पढ़ना है, मोमेंट वहीं पे पढ़ना है, ग्रेविटी वहीं पे पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास वहीं पे पढ़ना है। ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ेंगे तब कुछ होगा, नहीं तो फिर आप रोएंगे आगे जाके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब मजबूरन मुझे ये चीजें बताना पड़ रहा है आपको कि देख लीजिए है क्या, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। अगला है यूनिट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी की बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वह पार्ट होता, वो पोजीशन होता है जहां पे उस बॉडी का पूरी मास से कॉन्सेंट्रेट करता है। दो तरह का सेंटर होता है, आगे और सेंटर पढ़ेंगे। एक होता है सेंटर ऑफ एरिया जहां के ज्योमेट्रिकल फीचर कॉन्सेंट्रेट होता है। एक सीजी जहां पे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है। आप कहते हैं W इक्वल टू mg होगा, किसी बॉडी का मास कहाँ पे लगेगा, वो सीजी पे लगेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। सेंट्रोइड, सर्कल, सेमी सर्कल सबका पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है, सिलेंडर, स्फीयर में क्या होता है, सब चीज हम अच्छे से शेप बाय शेप देख के डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है, मास का मोमेंट कहलाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी बॉडी का एक फीचर्स होता है, ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, अगर इसका विड्थ b है और डेप्थ d है, तो यहाँ पे इसका cg होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x है, ये y एक्सिस है, तो x के अबाउट आप क्या लिखते हैं bdq/12 और y एक्सिस के अबाउट क्या लिखते हैं dbq/12। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चीजें सही रहेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। सर्कुलर के केस में सेमी सर्कुलर, एल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, रेक्टेंगल सभी, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी के ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। किसी बॉडी के ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो इस तरह से चीजें, जैसे वहीं सर्कल है, मान लीजिए अगर इसका डायमीटर d है, तो मैं बताया डायमीटर d है, तो आप क्या कहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा πd4 डिवाइडेड बाई 64। अगर रेक्टेंगल है तो उसके बेस से आप देखेंगे तो बेस से bh³/12, आप उसके कोण से बात करेंगे तो bh³/2 36 होता है।
तो इस तरह से हम सारे फीचर्स को देखेंगे, एल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सबके बारे में। यहाँ पे सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप पढ़ते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, वेलोसिटी रेशियो के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, लोड के बारे में, एफर्ट के बारे में, टेंशन लगेगा रोप में तो कितना एफर्ट होगा, टेंशन लगेगा पुली लगा दे तो कितना एफर्ट होगा, लोड लिफ्ट कितना करेगा, मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू लिफ्टिंग मशीन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यही है कि हाउ मच एफर्ट टू बी अप्लाइड टू लिफ्टिंग द लोड, कितना आप एफर्ट लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में, लोड को उठाने में, उसे उसका लिफ्टिंग मशीन्स का। जैसे न्यूमरस एप्लीकेशन, जैसे स्क्रू जैक देखते हैं आप, स्क्रू जैक आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी व्हीकल्स आपको देखते हैं कि अगर वर्कशॉप पे चले जाए जहाँ व्हीकल्स बनता है तो वहाँ पे लिफ्टिंग के लिए, व्हील्स को चेंज करने के लिए तो कहाँ पे लिफ्टिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसे स्क्रू जैक कहते हैं। स्क्रू जैक किस पे काम करता है? लिफ्टिंग मशीन्स है, लिफ्टिंग कंपोनेंट है, जहाँ पे आप एफर्ट कम लगाते हैं, बस आपके रेशियो में लोड जो लिफ्टेड होता है वो ज्यादा होता है। टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लोड है, एफर्ट है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, एडवांटेज, ये सारा, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, यही तो हमने बातें किया अभी। आइडियल मशीन क्या होता है जिसके 100% ये एफिशिएंसी है, लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, फ्रिक्शन इन मशीन, सेल्फ लॉकिंग क्या होता है। सेल्फ लॉकिंग एक होता है कि सेल्फ लॉकिंग वो एंगल से आप बात करते हैं कि एंगल थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो वो बातें हम लोग देख लेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टडी सिंपल लिफ्टिंग मशीन, डिफरेंशियल स्क्रू जैक अभी हमने नाम देखा क्या क्या एप्लीकेशन है। बाकी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किनको क्या पढ़ना है पूरी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे दिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लीट में भी पूछा जाता है, जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे सिविल मैकेनिकल, वहां भी पूछा जाएगा। लीट में जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो देंगे, उनको भी पूछा जाएगा। अब आप सोचिए, आपको सिलेबस देख के खास करके सिविल मैकेनिकल को, चाहे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो या आउटसाइड ऑफ द दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। खूब प्रैक्टिस करें, खूब एक्सरसाइज करें। और आपने देखा कि इतने ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये सारे तभी क्लियर हो सकता है जब आप फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स आपका अच्छा होगा, तभी आप एक बेहतर, एक काबिल और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तभी बन सकते हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं। अभी से लग जाइए, बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिजिक्स मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। होप आप अच्छा करेंगे, अदरवाइज अफसोस होगा। पास तो जरूर हो जाएंगे, आगे कुछ न कर पाएंगे। बेसिक क्लियर के हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है, पढ़ाया है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमने बोला है। इसीलिए मॉड्यूलेशन हमेशा क्वालिटी पे काम करता है। हम वही काम करते हैं जो हमारे बस में हो। अगर मैं कर सकता हूँ तभी वो मैं काम स्टार्ट करता हूँ स्टडी। जैसे मॉड्यूल कोर्स में ला रहा हूँ तो आपके उसके एक्सपर्ट टीम है। मैं खुद मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ, मैं सिविल के 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, मैकेनिकल के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको। देखिएगा क्वालिटी, आप देखिएगा वो समझ में आ जाता है। बाकी लॉन्च ऐप पे कोर्सेस लॉन्च हो चुका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, आप लेना स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो लें, खास करके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड डाई, ये सारे स्टूडेंट्स लें तो अफसोस ना हो। वहाँ पास तो हो जाएंगे लेकिन आगे कुछ बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होगा। कॉलेज में किसी को कोई चीज़ से मतलब नहीं। बाकी डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं modulation.in, कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9015781999। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप डाउनलोड कर लें। बाकी कोर्स की जो डिटेल्स है सारी फी कम है, अभी ऑफर भी चल रहा है, आप कोर्सेज को लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए हम आपको शुरू से ही गाइड कर रहे हैं। एक बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर कीजिए, अफसोस ना हो। सीईटी में आपने देखा, हम सेमेस्टर में भी उससे अच्छा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आगे भी हम करते आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं, हम कर रहे हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, सिर्फ आपको पढ़ना है। एक फिजिबल प्राइस आपसे ले रहे हैं, जो हमारे जो एक्सपेंसेस जा रहा है, हम आपसे कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। आप यहीं फिजिक्स पढ़ने मार्केट में चले जाइए, 11-12 का फिजिक्स पढ़ने चले जाइए, आपसे 30,000 40,000 रुपये लोग लेगा। हम सिर्फ उसे दे रहे हैं 600 रुपया में। अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, उससे बेहतर क्वालिटी हम देंगे जो बाहर आप पढ़ेंगे। जो 11-12 हम स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, 11-12 से स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री जो मैम हैं वो खुद एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाती हैं, वो हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तभी तो हम लोग पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। तो एक फिजिबल प्राइस पे कोर्सेज हमने लॉन्च किया है, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। कॉलेज में जाएंगे बिल्कुल पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले आप पढ़ लेंगे और बेहतर करेंगे। कोर्सेज पढ़ेंगे, सोचिए थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, क्योंकि लीड का जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा, प्लेसमेंट के लिए पेपर देंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। बाकी ऐप डाउनलोड कर लें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए अपडेट्स के साथ। कोई डाउट हो तो मैं व्हाट्सएप में शेयर करते ही हूँ सब इन्फॉर्मेशन, आप मैसेज कीजिए, बेहतर आप कॉल कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, मैं पूरी डिटेल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ।